लोगों ने सारी हिस्ट्री देख ली थी, शक्तियां देखी नहीं थी, शक्तियों को छोड़ के जितने क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में जहां जहां भी, वो सारे देखेंगे। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, पहला कथन है प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। प्रत्येक एमएलए का वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। दूसरा, लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। अब बताओ कितना टफ क्वेश्चन। क्या बोला मैंने? लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अलग होता है या अधिक होता है। अब जरा सा मूल्य वाला, लोकसभा राज्यसभा के अलग नहीं किया है उसने, उसने सिर्फ संसद लिखा है, पहली चीज। और ऊपर वाला क्वेश्चन क्या था? ऊपर वाला क्वेश्चन था कि हर एक, हाँ एमएलए वाला था, तो हर एक एमएलए ऑब्वियस ही बात है अलग होगा क्योंकि उसकी जनसंख्या अलग होगी। क्लियर है ना? तो इसका मतलब कौन सा कथन सत्य है? पहला वाला कथन सिर्फ सत्य है, यानी कि प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। ठीक है, अपने निर्वाचन की तारीख से, संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, अपने पद ग्रहण के दिन से या निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि से। ये तो बिल्कुल भी नहीं है निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि, तो बताओ शपथ ग्रहण वाली तिथि से। ठीक है, ऑथेंटिक रूप से तो नहीं होगा, अपने पद ग्रहण, जिसे हम कहेंगे अपने पद ग्रहण। इसे नोट बना के लिख भी लो क्योंकि बहुत बार ऐसे शब्दों का उपयोग करते तो एग्जाम टाइम में हमारा दिमाग बंद हो जाता है। तो यानी कि राष्ट्रपति जो है क्वेश्चन, राष्ट्रपति के 5 इयर्स कब से होते हैं? जब से उसने शपथ ग्रहण किया, जब से उसने शपथ ग्रहण किया, ना कि निर्वाचन तिथि और ये सारी चीजों से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? नहीं है आयु 35 वर्ष हो, पढ़ा लिखा हो, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, देश का नागरिक हो। भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित कर देते हैं? लोकसभा स्पीकर, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, संसद के द्वारा। संसद, क्योंकि किसी भी में भी वो ला सकते हैं। हाँ। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? महाभियोग बताया था, अनुच्छेद 53, 74, 61, 13। क्या 70 का बोला था ना वो? ये वापस रिपीट हो जाता है। अरे पढ़ने पढ़ के देखो कौन है पढ़ने में भी। एक बार क्वेश्चन बोलो। हां क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन बोलो। हां क्वेश्चन रिपीट करके बोलो। 53, 74, 61, 13 महाभियोग, महाभियोग 61 में है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? बहुत इजी है, 14 दिन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है किंतु महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? याद रखना, महाभियोग यानी कि महाभियोग या आप जो इम्पीचमेंट जो हम देखते हैं राष्ट्रपति पर लगाया जाता है, ये क्या प्रोसीजर होता है? राष्ट्रपति अगर संवैधानिक रूप से कोई अतिक्रमण करे तो हम राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन देखो जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो एक निर्वाचन मंडल आता है, निर्वाचन मंडल में राज्य की विधानसभाओं के लोग भी मौजूद रहते हैं जो कि निर्वाचित होते हैं। लेकिन जो महाभियोग जैसा प्रोसीजर है उसमें सिर्फ और सिर्फ संसद के लोग, निर्वाचित लोग मौजूद रहेंगे, कोई भी राज्य विधानमंडल का या विधानसभा का, विधान परिषद का नहीं होगा, पुडुचेरी दिल्ली कहीं का भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ संसद होगा जहां पर सारे के सारे एमपी। ठीक है, तो इसमें ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है किंतु महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधान परिषद है, राज्यों की विधानसभा है, परिषद। ठीक है, अच्छा बताओ तो सब राज्यों की विधानसभा है, उसका आंसर होगा विधानसभा, क्योंकि विधान परिषद जो होती है वो सब में है नहीं ना, सब राज्यों में परिषद है नहीं, कुछ राज्यों में ही परिषद है, महाराष्ट्र वगैरह में ही, बंगाल महाराष्ट्र, हाँ बंगाल में भी नहीं है परिषद, राजस्थान में भी परिषद नहीं है, महाराष्ट्र में, यूपी में है, यहाँ पर एमएलए इंक्लूड नहीं होता है।
क्वेश्चन कहाँ था? अच्छा थोड़ा सा इसका पूछूं, मूल अधिकार का पूछूं, जो हम लोग पीछे के क्वेश्चन रह गए थे ना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी को भी किसी भी पेशे को चुनने या व्यवसाय करने का अधिकार है? किसी को भी किसी भी पेशे को चुनने का अधिकार है। एक तो अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 और 19 का 1, याद रखना 19 का 1, ठीक है। तो अगर पार्ट करके पूछ सकते हैं, डायरेक्ट नहीं पूछना। देखो बात क्या है कि अगर ये बोला जाए, जो हम लोग मूल कर्तव्य में देखते हैं, ठीक है, तो मूल कर्तव्य का जो फंडामेंटल राइट्स है उसका जो आर्टिकल आपका 19 है, उसी 19 में जो 1 है वो 1 क्या कहता है कि पूरे भारत में, ठीक है, किसी को भी कोई किसी भी व्यक्ति को कोई भी पेशा चुनना है, ठीक है, या कोई भी व्यवसाय करना है, इसकी क्या है, स्वतंत्रता है, ठीक है। ये कौन सा आर्टिकल हो गया, 19(1) हो गया। अब देखो कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? अधिकार प्रक्षालन। हाँ, कारखानों अथवा खानों के में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम 18 वर्ष। तो वो था नहीं, तो कारखाना में नहीं 14 है, वो कारखाना वाला 14 है। तो पहले उस टाइम 14 थी क्या? वही नहीं मेंशन किया आपने। 18 वर्ष पहले 21 वर्ष लड़कों का था, 18 वर्ष लड़कियों का था विवाह के लिए। विवाह के लिए नहीं तो बाल श्रम में तो बालिग ही तो होगा, तभी तो काम करेगा। 14, ठीक है, लिख लो इसको कि अगर कारखाने में या किसी खान में किसी व्यक्ति को काम कराना है तो उसकी मिनिमम आयु क्या होनी चाहिए, जब तक वो कम से कम 14 वर्ष का ना हो जाए। तो 18 वर्ष का इसकी भी बात सर। अब शायद दोनों का 18 कर दिया गया है, कुछ ऐसा किया है, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन देखो, मत देने का अधिकार किस अधिकार के अंतर्गत आता है? मत देने का अधिकार किस अधिकार के अंतर्गत आता है? तो वो हर एक सिटीजन का नागरिक का अधिकार है, हर नाम, हाँ, ठीक है। उसके बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन से विधायक सत्ता का पूर्ण नियंत्रण रखता है? आर्टिकल 14 पढ़ो एक बार, आर्टिकल 14, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? विदेश यात्रा मतलब क्या कह रहा है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उन फंडामेंटल राइट से कौन सा राइट ऐसा है कि व्यक्ति को विदेश यात्रा करने पर जो उसके राइट्स हैं, संरक्षण है, उसको संरक्षित रखता है। तो ऑब्वियस सी बात है, आर्टिकल आपका 21, ठीक है। तो आर्टिकल 21 क्या कहता है कि उसको संरक्षण दिया जाएगा अगर कोई व्यक्ति, भारतीय व्यक्ति विदेश की यात्रा कर रहा है, क्लियर। उसके बाद प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? प्रेस ये जर्नलिज्म का प्रेस है, इसमें क्या होगा, मतलब मैंने बोला था ना कि हम शांतिपूर्ण सभा कर सकते हैं, हम भाषण दे सकते हैं, हम अपने वाक्य को अभिव्यक्त कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली ये स्वतंत्रता के अधिकार में होगा, ठीक है। और स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ पर है? तो भाषण स्वतंत्रता में, ओके। भारतीय संविधान की धारा 32 संविधान की आत्मा है, इसका हृदय है, यह कथन किसने कहा था? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता। अच्छा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित तथा संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? मनपसंद अल्पसंख्यकों को मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित तथा संचालित करने के लिए अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है। हाँ, आर्टिकल 30 पूरा का पूरा क्या है? अल्पसंख्यकों के लिए है, ठीक है। इसके बाद निम्न में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? याद करिए, सुनिए ध्यान से। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को भारतीय संविधान ने मूल अधिकार के रूप में नहीं दिया है? ठीक है, हाँ, धर्म का अधिकार, ठीक है, फिर आपका बोलो ना कि भाषण का अधिकार, फिर आपके पढ़ने का अधिकार, या आपके सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार आप इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते किसी प्राइवेट, तो कौन सा होगा इसमें?
इंफॉर्मेशन वाले हैं, हाँ, पर्सनल इन्फॉर्मेशन हाँ, किसी की हर जगह से सूचना कलेक्ट नहीं कर सकते। सूचना का अधिकार कैसा अधिकार होता है? याद रखना, सूचना का अधिकार विधिक अधिकार होता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान में जितने भी फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, उन फंडामेंटल राइट्स में जो सूचना का अधिकार है वो भारतीय नागरिक को भारतीय संविधान ने नहीं दिया है। वो क्या है? एक विधिक अधिकार है। ठीक है, और एक विधिक अधिकार कौन सा है? संपत्ति का। ठीक है, याद तो है क्योंकि हम लोग बार बार क्वेश्चन रिवाइज कर रहे हैं। ऐसे याद है तो हाँ एक रैंडमली। ठीक है, अच्छा, मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान के किस भाग में बताया गया है? भाग 3। कौन सा मौलिक अधिकार पार्ट 4 में बताया? हाँ, भाग 3 में बताया। आपने पार्ट 4 लिखा है, इधर देखो। टाइप 6 लिखा हुआ है। तो स्वतंत्रता का अधिकार है, 6 प्रकार के स्वतंत्रता का अधिकार है। हाँ, सबको अलग-अलग लिखा है। हाँ, अच्छा, मैन फंडामेंटल मैं मार दूंगी। तो ये इसी सब कंबाइंड कर रहे हैं। स्वतंत्रता के अधिकार में देखो, स्वतंत्रता के अधिकार में स्वतंत्रता के अधिकार में 4 भागों में उसको विभाजित किया गया है और 6 प्रकार के स्वतंत्रता को उसमें बताया गया है और जो मौलिक अधिकार है भाग 3 में डिफाइन हाँ, है। ये लैंग्वेज की वजह से करते हैं। ठीक है, अब हम अच्छा, लोग हाँ, वो आपने समझा संविधान का कौन सा भाग है? अब तुम लोग देखो, कभी तो ज्यादा सूझ चली जाती है तो अब स्कूल व्याख्याता का क्वेश्चन पढ़ो। राष्ट्रपति का, भारत के राष्ट्रपति का पद शासकीय प्रणाली के किस संयोग से चरितार्थ नहीं करता है? देखो, भारत के राष्ट्रपति का पद शासकीय प्रणालियों के किस संयोग को चरितार्थ नहीं करता है? संसदीय एवं गणतंत्रीय, गणतंत्रीय एवं लोकतंत्रीय, संघीय एवं संसदीय, अध्यात्मक एवं गणतंत्रीय। जजमेंट नहीं करता, वो बस अपना एक वो बता लिमिटेड एरिया में काम करता है। तो मैंने पीडीएफ भेज रखा है, अध्यात्मक वाला और संसदीय प्रणाली वाला, उसको लिखा बोलो नहीं। संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार, 61 का अनुसार क्या है? 61 अभी देखा है, महाभियोग के अनुसार राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का संकल्प लाया जा सकता है जब उसके द्वारा क्या हो, वो क्या करेगा? संविधान पर अतिक्रमण करेगा, संविधान पर अतिक्रमण करेगा। और ये कहाँ से ली गई है? याद भी करो साथ में, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की जो प्रक्रिया है कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। ठीक है, भारत के किस राष्ट्रपति के निर्वाचन में द्वितीय वरीयता के मतों की गणना की गई थी? तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है कि वीवी गिरी जब भारत के राष्ट्रपति बने तो जो वरीयता क्रम के अनुसार होता है, कौन सा प्रोसीजर इस्तेमाल किया जाता है? कौन सा प्रोसीजर? आनुपातिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, और एकल संक्रमणीय पद्धति। ठीक है, तो इसमें क्या है, हम लोग वरीयता के हिसाब से करते हैं। तो वीवी गिरी जब राष्ट्रपति थे तो हम लोग प्रथम चरण का जो वरीयता वाला सिस्टम था उनके द्वारा उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। द्वितीय वरीयता वाला जो प्रोसीजर जब चालू हुआ तब उनका सिलेक्शन हुआ और वो राष्ट्रपति बने। तो इट इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन। ठीक है, कि द्वितीय वरीयता वाले प्रोसीजर से कौन प्रेसिडेंट बने? तो एकमात्र वीवी गिरी बने थे। क्लियर? हमने क्या बोला कि महाभियोग का वाला कहाँ से लिया गया था? तो महाभियोग वाला कहाँ से? अमेरिका से लिया गया था। कौन सा आर्टिकल में है? आर्टिकल 61 में। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विभाग, ठीक है, का मामला भेजा जाता है, कहाँ भेजा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में, और उसी का ही जो होगा वो अंतिम निर्णय होगा। अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 71 में। अनुच्छेद 71 ये कहता है कि राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, इसके निर्वाचन में जब भी कोई शंका उत्पन्न होगी या कोई डिस्प्यूट होगा तो उसे हमेशा कहाँ भेजा जाएगा? सुप्रीम कोर्ट भेजा जाएगा। इसको एक वो बना के लिख भी सकते हो, आर्टिकल 71। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा दिए गए त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति द्वारा तुरंत दी जाएगी। किसको दी जाएगी? लोकसभा स्पीकर को। लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसे पहले तो वो त्यागपत्र अपना उसको देगा, हाँ, उपराष्ट्रपति को देगा, और उपराष्ट्रपति स्वयं तुरंत किसको देगा? लोकसभा के स्पीकर को, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होता है ना वो अध्यक्ष होता है राज्यसभा का, और वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। क्या होता है? पदेन, क्योंकि वो उपराष्ट्रपति है इसलिए वो अध्यक्ष है। अगर वो उपराष्ट्रपति नहीं होता तो वो अध्यक्ष नहीं होता। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। इस निर्वाचक गण में शामिल होते हैं, कौन कौन शामिल होते हैं? बस ये बता दो, कौन कौन? वरिष्ठ अध्यापक 2015 का ये क्वेश्चन है। कौन कौन शामिल होते हैं निर्वाचन मंडल में? कौन कौन शामिल होंगे? सारे के सारे निर्वाचित वाले होते हैं। कौन से वाले? लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषदों के, और दिल्ली और पुडुचेरी के, सारे के सारे निर्वाचित वाले। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के राष्ट्रपति के संबंध में सही नहीं है? ठीक है, वह संसद के किसी भी सदन को विघटित कर सकता है। याद करो, संसद तुमने पढ़ा नहीं है इसलिए नहीं बता सकते। वह दोनों ही सदनों में अभिभाषण कर सकता है।
आंसर पढ़ोगे तब ये क्वेश्चन तो वो था तो ऑप्शन क्या है तो और वह दोनों सदनों का या किसी भी एक सत्र का सत्रावसान कर सकता है, सत्रावसान में सत्र स्टार्ट करता है। वह अनुच्छेद 108 के अधीन कुछ दशाओं में दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को बुला सकता है। तो इसका आंसर तो होगा कि किसी भी सदन को विघटित कर सकता है, किसी भी सदन को विघटित कर सकता है वाला आंसर होगा कि वो ये नहीं कर सकता। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रेषित करता है? ये तो क्या है, ये में क्वेश्चन पूछा है। अच्छा सुनो, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के लिए संबंध में कौन कौन सा कदम सही है? ये हम लोग देख चुके हैं। नाम निर्देशन पत्र पर कम से कम 50 निर्वाचकों के हस्ताक्षर प्रस्तावकों के रूप में और कम से कम 50 निर्वाचकों के समर्थकों के रूप में होंगे। सत्य है? होंगे। हाँ। किस अभ्यर्थी को निर्वाचकों के लिए तब तक सम्यक रूप के नाम निर्दिष्ट नहीं समझा जाएगा जब तक वह 15,000 रुपए की राशि निक्षिप्त नहीं करता या कराता है? तो उसे कौशल नियुक्ति करनी पड़ेगी। जहां कोई अभ्यर्थी एक से अधिक नाम निर्देशन पत्रों द्वारा नाम निर्दिष्ट है वहां उसे मात्र एक निक्षेप करना होता है। जहां कोई अभ्यर्थी एक से अधिक नाम निर्देशन पत्रों द्वारा नाम निर्दिष्ट करता है वहां उसे मात्र एक निक्षेप करना, एक ही होगा। हाँ। सभी के साथ हम लोग को राष्ट्रपति कितने सारे बने हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं ये एक लिस्ट याद करनी पड़ती है। तो मेरे भारत के राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया कैसे एक प्रक्रिया है, मतलब जो भारत के राष्ट्रपति को जो महाभियोग लगाया जाता है वो किस टाइप की प्रक्रिया है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, कार्यपालिका प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया है या विधायी प्रक्रिया है? जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लग रहा है वो किस टाइप की प्रक्रिया है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है मतलब सेमी जुडिशियल प्रोसेस है, कार्यपालिका प्रोसेस है, एग्जीक्यूटिव प्रोसेस है, न्यायिक प्रक्रिया है या पूर्ण रूप से जुडिशियल प्रोसेस है या विधायी प्रक्रिया यानी कि लेजिस्लेशन। विधायी प्रक्रिया यानी कि कानून बनाने वाली प्रक्रिया होगी, कार्यपालिका की प्रक्रिया यानी कि एग्जीक्यूटिव वाली जो कानून दिखा मतलब बन गई उसको, ये दोनों तो खारिज करना पहले ही। बचे तुम्हारे पास अर्ध न्यायिक और न्यायिक। अर्ध न्यायिक है क्योंकि उसका सुप्रीम कोर्ट लेगा तभी अर्ध न्यायिक, ठीक है। तब ये वाला क्वेश्चन ना वो पढ़े हुए क्वेश्चन में से नहीं होंगे, समझ के करने वाले क्वेश्चन में से। देखो अब ये क्वेश्चन पूछा गया है 2015 में, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु एक व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वापस आया होगा क्वेश्चन दो बार रिपीट हुआ, राज्यसभा के सदस्य निर्वाचन, लास्ट के दो ऑप्शन चेंज कर दिया है उसने, राज्यसभा के सदस्य के निर्वाचन हेतु योग्य होना चाहिए, लोकसभा के सदस्य निर्वाचन हेतु योग्य होना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति, ये सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है 2012 में। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव की पद्धति, बता दो पद्धति का नाम लाया क्या है, अभी बताया आनुपातिक और संक्रमणीय, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति और एकल संक्रमणीय, ठीक है, एकल संक्रमणीय मत। पहला वाला पद्धति है और दूसरा वाला मत है। संक्रमणीय का मतलब क्या होता है? ट्रांसफरेबल। आनुपातिक का मतलब होता है प्रोपोर्शनल। क्यों? क्योंकि कार्यपालक